हो गया बराबर से नहीं होनी चाहिए। चलिए, स्वागत है आपका प्रत्येक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी फटाफट से जुड़ते जाएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। जी ओम प्रकाश जी बराबर। जी के मारवाड़ी, सज्जन कुमार BSF, विक्की। चलिए एक बार फटाफट से आप जुड़ते जाएं और बता दें आपके वॉइस क्लियर है। देख लीजिए एक बार वॉइस क्लियर है भाई आपके। चलिए तो जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी के MCQ की सीरीज जो चल रही है आपके सामने, पापा की शेरनी। जी बहुत दिनों बाद आई हूँ, ठीक है। महेश डांगी जी राम राम। सोहित बने सिंह, अंकित कुमावत, श्री चौधरी, ओम प्रकाश। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास में। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने आज की क्लास में रहेगा, ध्यान दे बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते रहे। नदियों से संबंधित कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए कौन सा गलत लिखा है ये बताना आपको। सबसे पहला, राजस्थान में बहने वाली एकमात्र नित्यवाही नदी चंबल है। इस पहले ऑप्शन के बारे में ध्यान रखें। राज्य में 2 नदियां नित्यवाही थी, जिसमें एक थी बेटा आपके चंबल और एक नदी थी आपके माही। माही का जल स्तर कम होने के कारण भी यह नित्यवाही नहीं रही है। नित्यवाही नदी कौन सी बेटा? आपके चंबल है। चंबल के अन्य नाम देखना चाहो तो एक नाम है इसका कामधेनु, एक नाम है बेटा चामवती, एक नाम है इसका नित्यवाही, एक इसे कहते हैं सदानीरा। सेकेंड नंबर जो स्टेटमेंट है, राजस्थान की अपवाह प्रणाली अरावली पर्वतमाला से तय होती है। एकदम सही बात है। अरावली के पश्चिम से निकलने वाली नदियां जो है वो सारी अरब सागर की ओर, और पूर्व से निकलने वाली नदियां कहाँ जाएगी जल अपना? जी लेखराज जी, यह आज के पेपर में आया है। पूर्व की ओर जाने वाली नदियां जो है अपना जल किस में गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में। पार्वती नदी 2 बार राजस्थान और मध्य प्रदेश में सीमा बनाती है। देखिए बहुत छोटे स्तर पर बनाती है, लेकिन इन दोनों के बीच सीमा जरूर बनाती है पार्वती नदी। इसी के साथ एक नदी का नाम आपको याद रखना है जिसे आप कुन्नू या कुनोर भी कहते हैं। यह राजस्थान में 2 बार प्रवेश करने वाली नदी है। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट है, झावरी तथा बावरी नदी उदयपुर की पिछोला झील में भरने वाली नदियां है। देखिए पिछोला झील की बात करूं, इस पिछोला झील का निर्माण जो है राणा लाखा के काल में करवाया गया था। और राणा लाखा काल में किसने करवाया था? एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। और इसके अंदर 2 नदियों का पानी आता है, जिसमें एक नदी है बेटा आपके सीसारमा और एक नदी है बेटा आपके बूजड़ा। झावरी और बावरी नदी नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। जी महेश जी, ऑप्शन डी। अरविंद जी, CR चौधरी सर की तीनों बुक परचेज कर ली है, पेमेंट भी कर दिया है, यह कब तक आ जाएगी? देखिए अरविंद जी, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो बुक आती होगी, रास्ते में होगी, आप चिंता ना करें। आपने पेमेंट किया है तो आपको बुक जरूर मिलेगी। जी अभी यादव सी,
ओम प्रकाश जी जी, अभी यादव सी। देखिए, आप इस चैट बॉक्स में आपस में बात ना करें, आप सिर्फ जवाब दें, कौन सा जवाब सही है कौन सा जवाब गलत है, इसके बारे में चर्चा की जाए या टॉपिक के बारे में चर्चा की जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी जीतन जी, 4 आंसर एकदम सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही है बेटा। झावरी और बावरी नदियां उदयपुर की पिछोला झील में अपना जल नहीं गिराती। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच जल विभाजक का काम कौन करता है? देखिए, अभी बात की थी हमने, अरावली जो है जल विभाजक का काम करती है, और इसी अरावली के अंदर कौन सा पठार जो है जल विभाजक के रूप में रहेगा, उसके बारे में बताना आपको। तो सबसे पहले है उड़िया का पठार, ये पड़ता है बेटा आपके सिरोही में, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। क्लियर है? मेसा पठार ये है बेटा आपके चित्तौड़ में, गंभीरी और बेड़ेज के संगम पे चित्तौड़ का किला इसी मेसा पठार पर है। सी ऑप्शन आता है भोराट का पठार। भोराट का पठार बेटा आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में है, इसके बीच में आता है। लास्ट है भोमट पठार, यह आपके उदयपुर दक्षिण से डूंगरपुर के बीच है। अब इनमें से जल विभाजक का काम कौन करता है? तो इसमें जल विभाजक का काम आपके भोराट का पठार करता है। क्लियर भाई? यहां तक की भोराट पठार का दक्षिणी स्कंद जो है आपके, ये राजस्थान के अंदर जल विभाजक का कार्य करता है, जो आपके अरावली पर्वतमाला में। पुखराज जी ए, अभी यादव ए, सभी ए ऑप्शन कैसे कह रहे हैं? ऑप्शन सी भोराट का पठार। अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, सवाल को ठीक से पढ़ें बेटा आप लोग। जी महेश जी, सी आंसर एकदम सही। सहदेव हुड्डा ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? देखिए, सबसे पहले इस शब्द को समझे, लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये आपके कहलाती है बेटा लिंगानुपात। इस लिंगानुपात में देखा जाए तो भारत का लिंगानुपात, मैं बात करूंगा 2011 की जनगणना की, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943। इसके बाद बात की जाए आपके राजस्थान का लिंगानुपात, तो राजस्थान का लिंगानुपात होता है बेटा आपके 928। यदि इसमें से माइनस किया जाए तो 15। अब ऑप्शन पढ़ना आपको, राष्ट्रीय औसत से 10 बिंदु कम है। देखिए, राष्ट्रीय औसत कितना जा रहा है? 943, इससे कितना कम है? 15। सेकंड ऑप्शन है राष्ट्रीय औसत से 12 बिंदु कम है, तो दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। सी ऑप्शन राष्ट्रीय औसत से 13 बिंदु अधिक है, और लास्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही रहेगा। जी महेश जी 928 एकदम सही बेटा। महेश जी डांगी, महेश मीणा और महेश डांगी दोनों ने सही जवाब दिया है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। वेटनरी अजीत, सी ऑप्शन एकदम सही। विकी डी, बहुत बढ़िया। महेश डांगी 4 सही आंसर बेटा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से जालोर सिवाना की पहाड़ियों में बनी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जालोर की। जालोर के अंदर मैंने आपको कुछ पहाड़ियां कल बताई थी, इसके अलावा याद रखें जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। सर्वाधिक ग्रेनाइट का उत्पादन जो है कहाँ होता है बेटा? आपके जालोर में। और यहीं से आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि जालोर की सिवानी पहाड़ियां किससे बनी है? तो जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानों से बनी है। ये एक प्रकार की चट्टान है बेटा। अगर बात की जाए ग्रेनाइट चट्टानों की, तो ये देखना, ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? ये आपके आग्नेय चट्टानें हैं बेटा।
आग्नेय में भी कैसी आग्नेय चट्टानें हैं, तो याद रखें आंतरिक। ऑप्शन देखना चाहे, किसी ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें पाई जाती है, ये आंतरिक आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट कहलाती है। इसी प्रकार बाहर या बाह्य आग्नेय चट्टानें जो होती है, ये बाह्य आग्नेय चट्टानें बेटा आपके बेसाल्ट चट्टानें कहलाती है। ये बेसाल्ट चट्टानें कहां पाई जाती है, तो याद रखना यह आपके राजस्थान में हाड़ौती पठार। ये किससे बनी है, तो याद रखें लावा निर्मित है बेटा। और यहां कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो यहां आपके काली मिट्टी पाई जाएगी। ये चीज याद रखनी है आपको, बराबर है। बाह्य आग्नेय चट्टानें जो है आपके बेसाल्ट कहलाएगी, आंतरिक आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट कहलाएगी। आंतरिक आग्नेय चट्टानों की सर्वाधिक अधिकता कहां पर है, जालोर के अंदर है, तो जालोर सिवाना की पहाड़ी आपके कैसी कहलाएगी, जालोर ग्रेनाइट पहाड़ियां। राधे राधे सर जी, मिस्टर कमल जी, ओम प्रकाश जी, चलिए जवाब देते रहे बेटा आप लोग। अगला सवाल है आपके सामने, जोहड़ क्या है जी, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ओम प्रकाश जी, वर्टिसॉल एकदम सही, काली मिट्टी को वर्टिसॉल कहा जाता है। महेश डांगी कह रहे हैं जोहड़ शेखावटी में स्थित खारी झील। अंकित कुमावत डी ऑप्शन। मिस्टर कमल RJ42 डी। जी फटाफट से बॉक्स में जवाब, कमेंट बॉक्स में जवाब दें, जोहड़ क्या है। प्रतीक डी ऑप्शन। डॉक्टर राजपाल तंवर बी ऑप्शन। मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, लेखराज डी। ओम प्रकाश डी। जितेंद्र गर्ग एक छोटा तालाब या पोखर। प्रकाश हुड्डा डी। प्रतीक साहू, विक्की, डॉक्टर राजपाल तंवर, सेकंड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन बेटा। महेश मीणा डी। डेल नेन डी। जितेंद्र गर्ग बी ऑप्शन। देखिए जोहड़ क्या है समझे पहले, यह एक जल संरक्षण की विधि है। इस जल संरक्षण की विधि में क्या किया जाता है, तो याद रखना सीढ़ीनुमा कुएं बनाए जाते हैं। ये कच्चे हो सकते हैं, तो परिभाषा क्या बन सकती है, और ये कहां पाए जाएंगे, याद रखना ये विधि कहां पाई जाती है आपके सीढ़ीनुमा कुएं की, तो ये होती है बेटा आपके शेखावाटी क्षेत्र में। तो इसकी परिभाषा बनती है, शेखावाटी क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु बनाए गए सीढ़ीनुमा कुएं क्या कहलाएंगे बेटा आपके, ये कहलाते हैं जोहड़। तो यहां ऑप्शन में आएगा स्थित चारागाह की भूमि, नहीं, चारागाह की भूमि शेखावाटी में जो है ये बीड़ कहलाती है बेटा। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब, देखिए मानसून के दौरान जो अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप में तालाब बनेंगे, ये आपके सर या सरोवर कहलाएंगे। शेखावाटी में स्थित खारी झील नहीं, और शेखावाटी में स्थित कच्चे पानी के कच्चे कुएं जो है बेटा, ये क्या कहलाते हैं आपके, जोहड़ कहलाते हैं। जी पिंटू कुमार शेखावाटी में। सुरेंद्र सारण डी ऑप्शन। पिंटू जी जय मां त्रिपुरा सुंदरी की। महेश डांगी, 3 ऑप्शन में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 एक आंसर दिया था। ओके महेश जी। जितेंद्र गर्ग, मिस्टर कमल बीहड़, बेटा बीहड़ तो चंबल में है, बीड़ होता है।
चलिए, ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी के बैच जो है आपके नए बैच प्रत्येक क्लासेज में 10 फरवरी से स्टार्ट होने हैं प्रातः 8 बजे से। यदि आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी डॉक्टर राजपाल जी कह रहे हैं मेरे ननियाल में है शेखावटी। आपका ननियाल शेखावटी में होगा बेटा। चलिए, राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? देखिए, राजस्थान में औसत वर्षा की बात की जाए तो राज्य में औसत वर्षा आपके 57.7 सेंटीमीटर होती है बेटा। तो आपको कुछ दायरे दिए गए, इसके अंदर बताना है कि किसके अंदर आपके सही ऑप्शन सटीक बैठता है। तो ऑप्शन सी जो है बेटा 57 से 58 सेंटीमीटर, यह राजस्थान के अंदर लगभग औसत वर्षा है। चलिए, अगले सवाल क्या कहते हैं, रुख भाइला का आशय क्या है? रुख भाइला, जी, रुख यानी वृक्ष और भाइला मतलब मित्र। ये शब्द अक्सर जो है बीकानेर में ज्यादा उपयोग में लेते हैं। भाइला बीकानेर लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। क्या भाइला? पान खाइस। जी, प्रिया कुमारी बी, ओम प्रकाश बी, गंगाधर चौधरी बी ऑप्शन, मिस्टर कमल सी, गंगाधर चौधरी सी। अच्छा, ऑप्शन सी उसका है, ठीक है। अंकित कुमार बी कह रहे हैं, डॉक्टर राजपाल तंवर नहीं पता, गंगाधर चौधरी बी, वेटरनरी अजित सी, विक्रम बी, जितेंद्र गर्ग सेकंड ऑप्शन। देखिए इधर क्या होता है, रुख भाइला एक्चुअल में क्या होता है, वृक्ष मित्र होता है। ये एक प्रकार की योजना चलाई गई थी आपके, याद रखें 1986 में बेटा। कहां चलाई गई थी? तो ये चलाई जाती है आपके डूंगरपुर में। डूंगरपुर में गांव है जिसका नाम है बागदरी गांव। यहां से 1986 में परियोजना चलाई किसने थी? तो याद रखना ये चलाई गई थी आपके राजीव गांधी जी द्वारा। ऑपरेशन खेजड़ा और रुख भाइला ये दोनों राजीव गांधी जी द्वारा चलाए जाते हैं। क्यों चलाए गए थे? तो वृक्ष को जो है मित्रवत मानकर उनका संरक्षण किया जाए, या पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए जो एक परियोजना चलाई गई थी, या कौन सी थी बेटा? आपके रुख भाइला। तो रुख भाइला का अर्थ क्या होता है बेटा? आपके वृक्ष मित्र, भाइला मतलब मित्र होता है। क्लियर है आपके? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान है। देखिए, मिट्टी में दो प्रकार की समस्या पाई जाती है आपके। उर्वरता को लेकर जो है दो समस्या होगी बेटा आपके, जिसमें एक समस्या होती है आपके अम्लीयता, और एक समस्या पाई जाएगी आपके क्षारीयता। ये किस आधार पर है? तो याद रखना ये पीएच मान के आधार पर है। पीएच मान के आधार अम्लता जो होगी आपके 0 से 7 तक का पीएच मान होगा, और क्षारीयता में बात की जाए तो 7 से लेके 14 तक मिट्टी का पीएच मान आएगा। बराबर है जी। महेश जी कह रहे हैं बी ऑप्शन सही है, अनिल कुमार बी ऑप्शन, विक्रम भी बी, डॉक्टर राजपाल तंवर भी जी, गंगाधर चौधरी बी, प्रतीक बी, विक्रम बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। प्रतीक साहू बी सही आंसर बेटा आपका। समझे इधर, यदि अम्लता की समस्या मिट्टी में ज्यादा बन जाए तो एक खनिज मिलाया जाएगा जिसका नाम है बेटा आपके रॉक फॉस्फेट, या इसके अलावा बेटा आप लोग चूना पत्थर भी मिला सकते हैं। ये दोनों ही क्षारीय प्रकृति के हैं। यदि मिट्टी में क्षारीयता की समस्या बढ़ जाए तो फिर आपके खनिज मिलाया जाएगा जो है जिप्सम। जिप्सम अम्लीय प्रकृति में है,
और ये मिट्टी में क्षारीयता की समस्या बढ़ने पर जो है ये अम्लीय मिलाएंगे तो बैलेंस बनता है, ताकि पीएच मान जो है वो 7 पे रह जाए, जो आपके उदासीनता को दर्शाता है। यदि मिट्टी में बहुत ज्यादा समस्या होने पर ही ये खनिज मिलाए जाते हैं। देखना, ये सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है। सवाल पूछा गया है मिट्टी में क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है। इसे सीधा भी पूछ सकते हैं, मिट्टी में क्षारीयता या अम्लता बढ़ने पर कौन सा खनिज मिलाया जाएगा। तो मैंने खनिज आपके सामने लिख दिए हैं, रॉक फॉस्फेट अम्लता की समस्या में, और क्षारीयता की समस्या में बेटा क्या मिलाया जाएगा, जिप्सम। जी अमित, राम राम गुरु जी। बड़े लेट आए अमित आप। पुखराज विश्नोई बी, महेश डांगी बी। चलिए, सुरेंद्र सारण, श्री चौधरी, जितेंद्र, सज्जन कुमार, सबका जवाब सही है एकदम बेटा। डॉक्टर राजपाल जी एकदम बराबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य में ग्रामीण भाषा में बाणिया शब्द किस फसल को कहा जाता है। समझे आप लोग, राज्य में एक फसल है बेटा कपास। 3 प्रकार का कपास होगा बेटा आपके यहां पर। पहला जो आपके उत्तरी क्षेत्र गंगानगर व हनुमानगढ़ साइड में है, नरमा कपास। एक कपास जो होगा बेटा आपके हाड़ौती क्षेत्र, वहां कपासी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। एक कपास जो होगा बेटा आपके जैसलमेर तथा चूरू क्षेत्र में। इस जैसलमेर और चूरू क्षेत्र में जो कपास होता है बेटा, इसे कहा जाता है आपके बाणिया। बराबर बात है तक की। सवाल था आपके सामने, किस फसल को जो है बाणिया सबसे संबोधित किया जाता है, तो याद रखें कपास को। जी लेखराज जी रुई एकदम सही है। प्रिया कुमारी डी ऑप्शन, अंकित कुमार डी, पुखराज डी, ओम प्रकाश 4th, वेटनरी अजित डी ऑप्शन है, कैलाश मेघवाल 4th, और ओम प्रकाश जी नरमा कपास। काली मिट्टी में सबसे अच्छी, जी कपास जो है काली मिट्टी में सर्वाधिक होता है। काली मिट्टी के अंदर देखा जाए तो कपास, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी ही कहते हैं, लावा निर्मित है, और कपास की खेती ज्यादा होती है बेटा वहां पे। चलिए जितेंद्र जी बहुत बढ़िया। सज्जन कुमार सही आंसर बेटा। बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सफेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री सन 1984 में कहां स्थापित की गई थी। देखिए राजस्थान में जो है सफेद सीमेंट की बात की जाए तो इसकी 3 फैक्ट्री है बेटा, जिसमें से आपके सबसे पहली फैक्ट्री जो है ये 1984 में गोटन, नागौर, जेके लक्ष्मी व्हाइट सीमेंट इनकी लगती है। 1988 के अंदर एक फैक्ट्री लगाई जाती है बेटा आपके जोधपुर में। जोधपुर में एक जगह है बेटा खारिया खंगार, यहां पे लगती है बेटा आपके बिरला व्हाइट। ये फैक्ट्री जो है राजस्थान में सर्वाधिक सफेद सीमेंट उत्पादन वाली फैक्ट्री है। याद रखें, राजस्थान में सर्वाधिक सफेद सीमेंट फैक्ट्री उत्पादन कौन सी है, खारिया खंगार जोधपुर की। और पहली फैक्ट्री जो लगती है कहां लगती है, आपके गोटन नागौर क्षेत्र में। चलिए रीट की जो संभावित आपके 2025 की परीक्षा थी, इसके लिए जो आपके मेंस और फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, रीट मेंस के बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं। इसी के साथ जेल प्रहरी का भी नया बैच जो आपके 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा के जल्द से जल्द ज्वाइन करें। जी रविंद्र गुजारा सी ऑप्शन, सज्जन कुमार, पुखराज स्नोई,
जितेंद्र गर्ग नागौरगोटन, महेश डांगी 4, खारिया 1988 सर जी। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखिए आप लोग, सवाल है मावट क्या है। बहुत ही बढ़िया सवाल। शीत ऋतु के दौरान होने वाली वर्षा क्या कहलाएगी बेटा? आपके मावट कहलाती है। इसके अलावा यदि कोई इस पे सवाल पूछा जाएगा तो याद रखना इसका कारण पूछते हैं। कारण क्या है इसका? तो इसका कारण होता है बेटा आपके भूमध्य सागरीय पवने। यदि ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ। इन पश्चिमी विक्षोभ या भूमध्य सागरीय पवनों के कारण जो है विचलित पवने भूमध्य सागर से भारत की तरफ आएगी, जो मावट करेगी। ये विक्षोभ का अर्थ क्या है? तो याद रखना विक्षोभ का अर्थ है बेटा आपके विचलित पवने। जो भूमध्य सागर से विचलित पवने आपके भारत की तरफ आती है, ये पश्चिम दिशा से आने वाले विक्षोभ जो कहां से आएंगे? आपके इक्वेटोरियल सी से आते हैं। यह शीतकाल के दौरान वर्षा करते हैं और इसे ही कहा जाता है मावट। 11 में 2 शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा। महेश जी बहुत बढ़िया। अमित, अंकित कुमार, पश्चिम विक्षोभ, डॉक्टर राजपाल तंवर, मानसून से लौटते समय होने वाली वर्षा। देखिए मानसून से लौटते समय नहीं है बेटा, ये शरद ऋतु के दौरान लौटते हुए मानसून से राजस्थान वर्षा प्राप्त नहीं करेगा। लौटते हुए मानसून से वर्षा तमिलनाडु के चेन्नई तट पर होगी। शीत ऋतु के दौरान मध्य दिसंबर से लेकर मध्य मार्च के दौरान जो वर्षा होती है वो कहलाएगी बेटा आपके मावट। जितेंद्र जी सर्दियों में होने वाली वर्षा, बहुत बढ़िया। महेश मीणा बी, रेखा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? इस प्रकार से देखेंगे, राजसमंद के अंदर एक पहाड़िया है बेटा आपके, खमनोर पहाड़ियां। इन खमनोर पहाड़ियों से एक नदी आएगी, इस नदी का नाम है बेटा आपके बनास। और ये बनास नदी अंतिम रूप से अपना जल कहां गिराती है? तो ये गिराएगी बेटा आपके चंबल में। अब इस बनास नदी बेसिन में देखा जाए तो सबसे पहले ये वाला भाग जो है आपके, जो आपके राजसमंद से शुरू होगा बेटा और भीलवाड़ा तक जाएगा, चित्तौड़ भीलवाड़ा तक, इसे कहते हैं आप लोग मेवाड़ मैदान। इसे पिंडवाड़ मैदान भी कहा जाता है। भीलवाड़ा से लेकर टोंक जिले की एक तहसील है जिसका नाम है मालपुरा। ये क्षेत्र कहलाता है बेटा आपके मालखेराड़। जहाजपुरा से लेकर टोंक जिले की मालपुरा तहसील और इस मालपुरा से लेकर करौली तक का पूरा मैदान जो है ये कहलाएगा बेटा आपके मालपुरा करौली। ये मालपुरा करौली मैदान की बात की जाए तो याद रखना यहां पर शिष्ट तथा निश्च चट्टानें पाई जाती है। इसके अलावा बालू कण की भी अधिकता है बेटा यहाँ पे, या मोटे कण कह सकते हो, ये यहां पाए जाते हैं। तो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
सवाल है आपका, राजस्थान में मालपुरा करौली मैदान कौन से नदी बेसिन का भाग है? तो याद रखना बनास नदी बेसिन का भाग आता है आपके मालपुरा करौली का मैदान। जी चेतन, नदी बनास नदी बेटा, ए ऑप्शन एकदम सही। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, लाठी सीरीज निम्न में से किससे संबंधित है? फटाफट से जवाब दो बेटा कमेंट बॉक्स में। लाठी सीरीज जी गुज्जर जी, आप अभी बनास बेसिन का जवाब दे रहे हैं। चेतन, डॉक्टर राजपाल तौर डी, प्रतीक साहू डी, अनिल कुमावत डी, महेश डांगी जी आपने जवाब देना ही बंद कर दिया। अंकित कुमार डी, प्रकाश हुड्डा, पिंटू कुमार, अमित, गंगाधर चौधरी, बहुत बढ़िया, कैलाश, डॉक्टर राजपाल, जितेंद्र। चलिए देख लीजिए एक जरा, समझ ले बेटा इसको। लाठी सीरीज क्या है? तो जैसलमेर में मोहनगढ़ से पोखरण के बीच एक भूमिगत मीठे पानी का जल स्रोत जो किसका अवशेष है भाई? आपके प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। क्या कहलाता बेटा? आपके लाठी सीरीज कहलाता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी के भूगर्भिक जलीय अवशेष इससे निर्मित है आपके। जी पिंटू कुमार, पोखरण से मोहनगढ़, सुभाष राठौड़ डी ऑप्शन, सज्जन कुमार, चेतन, महेश मीणा, सही जवाब बेटा आपका। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बरखान संबंधित है। जी जवाब दे बेटा, बरखान क्या होता है? महेश डांगी जी डी ऑप्शन, मरुस्थल में बनने वाला बालू का स्तूप, बहुत बढ़िया। कैलाश, वेटरनरी अजीत, अमित, अनिल, अंकित कुमार, रविंद्र गोदारा, महेश मीणा, प्रतीक, रविंदर, जेपी मीणा, प्रतीक साहू, गंगाधर चौधरी, विक्रम, कैलाश, प्रकाश, पिंटू, गुज्जर, पुखराज बिश्नोई, सुभाष राठौड़, बहुत बढ़िया बेटा। देखिए जैसलमेर में मरुस्थल के अंदर बालू का स्तूप जो बनता है और कैसी आकृति का? तो याद रखना अर्धचंद्राकार। मरुस्थल में बनने वाले अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप क्या कहलाता है बेटा? आपके बरखान कहलाते हैं। याद रखेंगे सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है बेटा ये। किस प्रकार के बेटा? सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है ये।
और इसी के साथ याद रखना रेगिस्तान के मार्च में सर्वाधिक सहायक बालू का स्तूप कौन से हैं? बरखान ही होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका मरुस्थल में बनने वाले बालू का स्तूप एकदम सही है जी। गुज्जर जी कह रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसानदायक, एकदम सही। जेपी मीणा, महेश डांगी, महेश मीणा, अर्थ चंद्र का बालू का स्तूप, गुज्जर, सुनील कुमार मीणा डी। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए फटाफट से अगला सवाल पढ़ा और इसका जवाब दें मुझे। राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है। जल्दी से जवाब दो बेटा। अगला सवाल है, राज्य में वर्षा की मात्रा विक्रम जी ए, अमित, गुज्जर, विक्रम, प्रतीक साहू, राजपाल तंवर, प्रकाश हुड्डा, विक्रम, सबका ऑप्शन ए आ रहा है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम पहचान गए आप लोग। सुनील कुमार मीणा ए, बहुत बढ़िया भाई। सवाल है, राज्य में वर्षा की मात्रा घटती है। देखिए इधर से आपके प्रवेश करती है बेटा बंगाल की खाड़ी पवने, और आप लोग जानते हैं बंगाल की खाड़ी पवनों से राजस्थान सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है। तो ये दिशा कौन सी है? ये झालावाड़ जो आपके सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है ये है राजस्थान के दक्षिण पूर्व में। और सबसे कम वर्षा की तरफ देखा जाए तो पश्चिम और ये बीकानेर का क्षेत्र, मतलब ये दिशा पड़ती है बेटा आपके उत्तर पश्चिम, बीकानेर और जैसलमेर का क्षेत्र, ये सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। तो इस दिशा के बारे में देखा जाए तो ये है बेटा दिशा आपके दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो राज्य में वर्षा की मात्रा क्या होती है बेटा आपके? घटती है। अमर नायक, महेश डांगी, जितेंद्र, सज्जन कुमार, पीके बिंदास 007, अमर नायक झालावाड़ से, राम राम। राजपाल तो झालावाड़ से बीकानेर की ओर, बहुत बढ़िया राजपाल। अमित, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। महेश, सबका जवाब सही बेटा। चलिए तो बीएसटीसी के बैच जो हैं प्रतिज्ञा क्लासेज में आपके स्टार्ट हो चुके हैं। 500 प्लस यदि आपको स्कोर करना है तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच आपके प्रतिज्ञा क्लासेज में अवेलेबल है। फ्री नोट्स के लिए आप स्कैन कर सकते हैं गूगल पे। चलिए अगले सवाल का जवाब दे बेटा। बबूलिया क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ताल छापर झील प्राकृतिक है या कृत्रिम? सुभाष जी, प्राकृतिक है बेटा। चेतन ए ऑप्शन। गुज्जर, राम राम गुरुजी। वेटनरी अजीत ए। अच्छा बबूलिया क्या है, इसका जवाब दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, बबूलिया क्या है, इसका जवाब देना बेटा आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में। ओम प्रकाश जी ऑप्शन बी, अंकित कुमार बी, मिस्टर कमल बी, कैलाश, प्रतीक साहू,
तो आपका ऑप्शन बी आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, समझे आप लोग बेटा इसे। ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली धूल भरी चक्रवाती पवनें, या कह सकते हैं वायु का बवंडर, ये आपके क्या कहलाता है? बबूलिया कहलाता है बेटा। ये बबूलिया सर्वाधिक रूप से कहाँ आएंगे? तो याद रखना, ये बीकानेर के क्षेत्र में ज्यादा आते हैं। बीकानेर के क्षेत्र में आंधियां 18 दिन चलेगी, लेकिन बबूलिया ज्यादा आते हैं। तो ये एक प्रकार की क्या होती है बेटा? आपके आंधी ही होती है जो चक्रवात का रूप ले लेती है। महेश डांगे 16 में सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं, एकदम सही बेटा। चेतन, अमर नायक, अमर जी आप रुकने की बात कर रहे हैं क्यों? सुनील कुमार मीणा सबसे अधिक बीकानेर में, बहुत बढ़िया बेटा। राजपाल जी कह रहे हैं सर्वाधिक गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में। देखिए गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर आपके आंधियां ज्यादा है बेटा, बबूलिया नहीं। गुज्जर बीकानेर में, एकदम सही बेटा। महेश डांगी 16 में बी ऑप्शन, एकदम सही बेटा। कोमल मीणा बी ऑप्शन। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, 70 नंबर। अगले सवाल का फटाफट से जवाब दें, थोड़ी स्पीड बढ़ेगी तो ठीक रहेगा। चलिए स्पीड बढ़ाते हैं, फटाफट से जवाब दे बेटा। ऑप्शन 17, राजस्थान के कौन से जिले में खस घास उत्पादित की जाती है? देखिए घास की बात की जा रही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। यह राजस्थान की सबसे सुगंधित घास है भाई। इसका उपयोग कहां किया जाएगा? तो इसका उपयोग आपके इत्र, शरबत, ऐसा शरबत जिसे आप ठंडाई कहते हैं, ये बनाने में इसका उपयोग होता है। कहां ज्यादा पाई जाती है? आपके पूर्वी राजस्थान में। और पूर्वी राजस्थान में ऑप्शन देखना जाओ, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, ये इसके एकदम सही ऑप्शन है। जी गुज्जर, मिस्टर कमल, अजीत, अमर नायक, जी ऑप्शन डी एकदम सही बेटा। सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, यहां पर आपके खस घास है, सुगंधित घास है, राज्य की सबसे सुगंधित घास है। उपयोग इसका इत्र, शरबत बनाना होगा, पूरी राजस्थान में होगी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे सुगंधित घास बीकानेर में बुर घास। पुखराज जी डी ऑप्शन। चलिए फटाफट से अगले सवाल का जवाब दें, 18 नंबर। उत्खात भूमि, इसे आप कहते हैं बैडलैंड ट्रोपोलॉजी या बैडलैंड टोपोग्राफी। उत्खात भूमि स्थलाकृति राजस्थान के लिए, सॉरी, राजस्थान में कौन सी नदी के लिए प्रसिद्ध है? जी महेश डांगी 17 में 4 सही ऑप्शन बेटा। जितेंद्र गर्ग टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, ऋषि चौहान सी, डॉक्टर राजपाल तंवर डी। चलिए फटाफट से 18 नंबर सवाल का जवाब दे बेटा। उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है बेटा आपके?
राज्य में 84 से एक नदी प्रवेश करती है जो आपके धौलपुर तक जाती है, और इस नदी का नाम है बेटा आपके चंबल। ये चंबल नदी जो है कोटा जिले में अवनाली का अपर्दन करती है। याद रखें, नदियों द्वारा किया गया अपर्दन अवनालिका अपर्दन कहलाता है। और इस अवनालिका अपर्दन से ये किसका निर्माण करेगी? उत्खात भूमि का, बैडलैंड ट्रोपोलॉजी का निर्माण करती है। यही नदी आगे सवाई माधोपुर के अंदर बड़े गड्ढों वाली भूमि बनाएगी। सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में निर्माण करेगी बेटा बड़े गड्ढों वाली भूमि। यह अवनालिका अपर्दन और बड़े गड्ढों वाली भूमि जो है यह कृषि युक्त नहीं होती या कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इस बड़े गड्ढों वाली भूमि को कहा जाता है बेटा आपके बीहड़। और यही चंबल नदी आगे करौली तथा धौलपुर के जब पठारी क्षेत्र में अपर्दन करती है तो जिस भूमि का निर्माण करेगी उसे कहेंगे बेटा आप लोग डांग क्षेत्र। तो सवाल 18 नंबर, उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? पुखराज, कमल, जितेंद्र, राजपाल तंवर, महेश मीणा, वेटनरी अजीत। सही जवाब बेटा आपका चंबल नदी। राज्य में, याद रखें इसका सवाल ऐसे भी आ सकता है, राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से अगले सवाल का जवाब दे बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में। चेतन, डाकुओं की शरणस्थली। जी, बीहड़ को डाकुओं की शरणस्थली कहते हैं। महेश डांगी, 18 में 5, अनुत्तरित। चलिए सवाल की तरफ ध्यान दे बेटा। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1889 में की गई थी। एकदम सही बात है बेटा। इसका नाम था द कृष्णा मिल। ब्यावर में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा लगाई गई निजी क्षेत्र की मिल थी ये। ऑप्शन ए जो है सही है। सेकंड है, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल एडवर्ड मिल है। देखिए राजस्थान की ये दूसरी वस्त्र मिल है एडवर्ड। ये भी ब्यावर में लगती है लेकिन सबसे बड़ी नहीं है। सबसे बड़ी में नाम आपके महाराजा उम्मेद मिल का आता है। तीसरा नंबर, राजस्थान में 3 सहकारी कतई मिल है। गंगापुर राजस्थान सहकारी मिल, गुलाबपुरा ये दूसरी सहकारी मिल, और एक श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर, ये 3 आपके सहकारी मिल है। ये राजस्थान सहकारी है। तो राजस्थान के अंदर 3 सहकारी मिल है बेटा आपके। ऑप्शन सी भी एकदम ठीक है। ऑप्शन डी, राजस्थान का मैनचेस्टर कोटा को कहते हैं। नहीं, कोटा नहीं बेटा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा टेक्निकल सिटी, या इसे कह सकते हैं वस्त्र नगरी, कपड़ा नगरी, टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, ये भी भीलवाड़ा को कहा जाता है आपके। तो ए और सी सही है बेटा। ए और सी, तीसरा ऑप्शन सही बेटा। विक्रम बी, कैलाश, पिंटू कुमार, महेश डांगी। महेश जी डी ऑप्शन गलत कर दिया आपने। राजस्थान का मैनचेस्टर कोटा नहीं कहलाएगा। अमित ए और सी, डॉक्टर राजपाल तंवर सी, मैनचेस्टर भीलवाड़ा कहते हैं। कमल एकदम सही है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा गुज्जर, एकदम सही बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट से जवाब दे बेटा। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना, ये नहर नहीं है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना,
के बीच संयुक्त परियोजना है। देखिए एक नदी है बेटा आपके सतलज, इस सतलज नदी पर 2 बांध बने हैं बेटा आपके, जिसमें एक बांध का नाम है भाखड़ा, जो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, और एक बांध बेटा नागल। ये भाखड़ा नांगल परियोजना जो है 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है बेटा आपके, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। इसमें राजस्थान को 15.2%, 15.2% की हिस्सेदारी है इसमें, और इसी के साथ राजस्थान जो है 227.32 मेगावाट इतनी ऊर्जा भी प्राप्त करता है। वर्तमान में इस भाखड़ा बांध से 1540 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। रेखा ए ऑप्शन कमल, नागल, सुनील कुमार मीणा ए ऑप्शन, प्रकाश हुडा, प्रतीक, गंगाधर चौधरी, सुधीर बेनीवाल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बहुत बढ़िया, बराबर सर, एकदम बराबर। डॉक्टर राजपाल तंवर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। विक्रम ए ऑप्शन सही बेटा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। देखिए भाखड़ा बांध भले ही आपके हिमाचल प्रदेश में है, और इससे आगे एक जल भराव की दृष्टि से एक जलाशय है जिसका नाम है गोविंद सागर जलाशय। प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा जलाशय बेटा ये। अगले सवाल की तरफ जी फटाफट से जवाब दे। 21 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के जिलों का सही क्रम है। देखिए जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहां रही थी, उसके हिसाब से आपको जिलों का क्रम बताना है। जल्दी से जवाब दे। अखिलेश चौधरी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। बहुत बढ़िया अखिलेश जी। मिस्टर कमल, सतलज नदी से आती है, भाखड़ा नहर सतलज नदी नागल बांध से आती है बेटा। चलिए सवाल का फटाफट जवाब दे बेटा। 21 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि विक्रम जी बी ऑप्शन बता रहे हैं, सुधीर बेनीवाल बी, विक्रम बी, जितेंद्र गर्ग बराबर सर, डॉक्टर राजपाल तंवर नहीं पता, वेटनरी अजीत 1। देखिए बाड़मेर के अंदर आपके 32.5 की वृद्धि होती है, जैसलमेर के अंदर 30 से 31% की, बीकानेर के अंदर 27% लगभग, और बांसवाड़ा के अंदर 26.5% की वृद्धि, ये 27 से 28 लगभग है। तो सही ऑप्शन होता है बेटा आपके डी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और बांसवाड़ा। जी वेटनरी अजीत एकदम सही। पीके बिंदास डी, पुखराज बिश्नोई, विक्रम, मिस्टर कमल डी ऑप्शन, अमित, विक्रम सही जवाब बेटा आपका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट से जवाब दे बेटा इसका। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नाइनटीन 79 में आरटीडीसी की स्थापना की गई थी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। क्यों कही गई थी? जी जवाब
जवाब दे फटाफट से। आरटीडीसी की स्थापना क्यों की गई थी? भूपेंद्र परमार, डी ऑप्शन सही है बेटा। सुधीर बेनीवाल, डॉक्टर राजपाल तंवर, पलटी मार दी। ओम प्रकाश सी, जितेंद्र गर्ग डी, डॉक्टर राजपाल तंवर सी 75। विक्रम पुखराज उस्नोई, फिर से चेक करें बेटा एक बार। देखिए आरटीडीसी की स्थापना आपकी की जाती है राजस्थान के अंदर पर्यटनों के लिए, जो पर्यटक जो भी आएंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनके लिए आवास की व्यवस्था, और इसके अलावा राजस्थान के अंदर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेले महोत्सव, इनकी व्यवस्था जो है राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा की जाती है। जी जितेंद्र जी, 1 अप्रैल 1979 सही जवाब बेटा आपके। सुभाष राठौड़ 25 जनवरी, बेटा पर्यटन दिवस की बात नहीं कर रहे अपन सुभाष जी। विक्रम डी ऑप्शन, कमल वर्मा हनुमानगढ़ डी, पीके बिंदास 007 डी। याद रखें राजस्थान में 2 प्रकार के मेले होंगे बेटा आपके। इनमें से एक आपके पर्यटक मेले तो है ही हैं, जिसमें पशु मेले आएंगे आपके, से सामान्य महोत्सव। एक होते हैं बेटा आपके धार्मिक मेले। याद रखना है इन धार्मिक मेलों का आयोजन जो है देवस्थान विभाग करवाता है। और बाकी जो सामान्य पर्यटक के लिए मेले महोत्सव होंगे, इनका आयोजन आरटीडीसी द्वारा करवाया जाता है। चलिए ओम प्रकाश जी, कमल एकदम सही बेटा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? देखिए परंपरागत की बात की गई है, ऐसे ऊर्जा स्रोत जो पीढ़ी दर चलते रहे हैं, या ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनमें किसी नवीन तकनीक की आवश्यकता ना हो, उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो तापीय ऊर्जा परंपरागत स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा परमाणु ऊर्जा भी है, जल विद्युत ऊर्जा भी परंपरागत स्रोत है। सौर ऊर्जा परंपरागत स्रोत में नहीं आती है। याद रखें सौर ऊर्जा आपके नवीनतम ऊर्जा स्रोत है, यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। चलिए रेखा जी बी ऑप्शन, विक्रम, अमित, कनक सोलंकी, कनक बड़ा लेट आए आप लोग। आदिश मेहता हेलो। भूपेंद्र परमार, भूपेंद्र जी बहुत कम जवाब दे पा रहे हैं आप लोग। आदिश मेहता पूछे सर कैसे आप? मैं बहुत ठीक हूँ बेटा, आप बताइए आप कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी है, ये बताइए आप मुझे। वेटनरी जी डी, कमल वर्मा हनुमानगढ़ डी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, जवाब दे बेटा इसका। सूची 1 व 2 को सम्मिलित करना है आपको, जिसके अंदर कौन सा कोड सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले सूची 1 में स्थान दे रखे हैं आपको, और ऑप्शन बी सूची में अंदर जो दे रखे हैं आपको वो जिला दे रखे हैं, आपको मैच करना है। जी बी ऑप्शन बता रहे हैं आप लोग, सुनील कुमार मीणा डी। चलिए चेक करते हैं। इसराना भाकर, कल ही बात की थी हमने, ये कहां होंगे बेटा आपके? जालोर जिले में। कमलनाथ उदयपुर के अंदर। बरवाड़ा ये जयपुर में है बेटा आपके। जयराज यह आपके सिरोही में है। तो ए का 4th, बी का 3rd, सी का 2nd और डी का 1st। ऑप्शन बी एकदम सही है बेटा। कैलाश जी, कमल, ओम प्रकाश, जितेंद्र, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, सबका ऑप्शन बी आ रहा है। ओम प्रकाश जी डी ऑप्शन ना करें, डी ऑप्शन नहीं होगा ओम प्रकाश जी, फिर से चेक करें बेटा एक बार। और बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की तरफ।
प्रतीक जी, वेटनरी अजीत, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, तो आज का अंतिम सवाल है बेटा आपको, नदी का उद्गम स्थल और उससे संबंधित जिला आपको मैच करना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहला बेटा आपके खारी नदी, ये खारी नदी कहां से आती है? तो एक पहाड़ियां है बेटा आपके बिजराल, ये बिजराल पहाड़ियां कहां पर है? तो ये बिजराल पहाड़ियां पड़ती है बेटा आपके राजसमंद में। ये खारी किसकी सहायक नदी है? ये बनास की सहायक नदी है। बनास, डाई और खारी, इनका एक त्रिवेणी संगम होता है। तो खारी हो जाएगी बेटा आपके राजसमंद में। काली सिल, काली सिल बेटा आपके आती है सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर में एक गांव है जिसका नाम है राजपुरा गांव। यहां से जोजड़ी नदी, यह लूणी की सहायक नदी है। यह आएगी बेटा आपके नागौर से। नागौर में एक पहाड़ियां हैं जिनका नाम है पोंडलू की पहाड़ियां। तो जोजड़ी आती बेटा आपके नागौर से। और अंतिम नदी जो है रूपारेल, इसे वराह नदी भी कहते हैं, यह आती है बेटा आपके अलवर से। अलवर में एक पहाड़ियां हैं जिन्हें आप लोग कहते हैं उदयनाथ। हर्षनाथ और उदयनाथ दोनों ही पहाड़ियां आपके कहां पर बेटा? आपके अलवर में, थानागाजी तहसील। और ये आएगी बेटा आपके अलवर से। तो ऑप्शन मैच करना बेटा आपको। एक ऑप्शन सेकंड आना चाहिए, बी का ऑप्शन फोर्थ, सी का ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन बी एकदम सही है बेटा। सुभाष राठौड़ थर्ड कर रहे हैं। क्यों सुभाष जी, क्या हो गया? थर्ड करने की वजह क्या है आपके? कनक सोलंकी बी, अनिल कुमार बी है, अंकित कुमार, ओम प्रकाश, कमल, पीके बिंदास, कमल वर्मा, अंकित कुमार, उफ वासु, अमर नायक जी, सबका जवाब एकदम सही है बेटा आपके। ऑप्शन बी जो है आपका, ये एकदम ठीक है। तो ये थे आपके भूगोल के संबंधित कुछ एमसीक्यूज। मिलेंगे अगली क्लास में कल शाम को 7 बजे। जुड़े रहें इससे, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।